सो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के टॉपिक में चंद और सब टॉपिक्स करेंगे। आज मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 5 चीज़ें आपको करवाऊं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि जब हम किसी पेंडुलम को उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि डैम्पिंग क्या चीज़ होती है और डैम्पिंग का ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड से क्या रिश्ता है और वो किस तरह से रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रोप्स में, स्लिंकी स्प्रिंग में और दूसरे एक्सपेरिमेंट जैसे कि वाटर वेव्स हैं, उसके जरिए हम वेव मोशन को कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो वेव्स होती हैं असल में उसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ ट्रांसफर हो रही होती है वो एनर्जी हो रही होती है। और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम बड़े आराम से रिपल टैंक में स्टडी कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो माइक खोल के पूछ लें या चैट बॉक्स में लिख लें। ठीक है जी। ये आपको याद होगा हमने पेंडुलम डिस्कस किया हुआ है। आइए मैं एक दफा फिर आपसे डिस्कस कर लूं कि ये हमारा एक पेंडुलम है जिसका ये मीन पोजीशन है ओ। हम इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाते हैं। जब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर होता है तो इसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड्स। ठीक है जी। तो ये वेट है mg और हमने पढ़ा था कि हर फोर्स को हम इस थीटा के मुताबिक दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द रोप जो कि है mg cos थीटा, और एक है परपेंडिकुलर टू द रोप, वो कहलाता है mg sin थीटा। इसके अलावा एक और फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम में एक्ट कर रही है, वो है इस रस्सी का टेंशन। तो पता चला कि जब एक पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, वहां से मीन पोजीशन की तरफ मूव करे या अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाए, हमेशा उसमें तीन फोर्सेस एक्ट करती रहती हैं। नंबर एक हमारे पास है mg cos थीटा, दूसरा है mg sin थीटा और तीसरा है टेंशन। ठीक है जी। इस तस्वीर को देख लें, ये पैराग्राफ स्टडी कर लें। अगर आप पैराग्राफ फिनिश कर लें तो मुझे बताइएगा, मैं आपको यहाँ से आगे ले जाऊंगा। फिनिश हो जाए तो चैट बॉक्स में लिखिएगा डन। आपने ये एंड तक पढ़ लिया हो तो चैट बॉक्स में डन लिख दें।
कोई सवाल हो तो माइक खोल के पूछ लें या चैट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू एनजिया। एनजिया मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, जरा पढ़ के जवाब दे दें। थैंक यू माहम। थैंक यू एनजिया। रायदन वासे पढ़ लिया हो तो डन लिखिए। अब जरा हम इससे आगे चलते हैं। एक और टॉपिक हम देखना चाह रहे हैं, उसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन समझने के लिए मैं उसी तस्वीर पे आपको वापस लाता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। मुझे चैट बॉक्स में या माइक खोल के बताइएगा कि अगर ये पेंडुलम 10 चक्कर लगाता है फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए, तो आपके ख्याल में इसका हर बार जो चक्कर लगेगा वो सेम डिस्प्लेसमेंट का होगा, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक, या हर बार इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा? सेम रहेगा तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे सेम, और आपके ख्याल में कम हो जाएगा तो आप लिखेंगे लेसन। एक बार और पूछ लेता हूं मैं कि जब ये पेंडुलम मूव करता है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, तो क्या इसका जो एम्पलीट्यूड है हर बार सेम रहता है या हर चक्कर के बाद वो कम हो जाता है? वासिक एंड राय जवाब लिखिए, सेम या लेस। ओके, और वेट नहीं कर रहा हूं मैं। सो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि जैसे जैसे हमारी ये वाइब्रेशन होती रहती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें पता चलता है हर बार जो इसका एम्पलीट्यूड है वो पिछले से कम हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं डैम्पिंग। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम ये प्रोसेस जो कर रहे हैं वो ज़ाहिर एयर भी होगी, साथ ही साथ इस रस्सी के और इस सपोर्ट के दरमियान कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी होगा, और ये चीज़ इफेक्ट करती है, और इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग का नाम देते हैं। वैसे तो डैम्पिंग इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट बहुत जगहों पर डैम्पिंग बड़े काम की चीज़ भी है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है कार के फ्रेम से लगा हुआ, आपने देखा होगा ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। जब कार को झटका लगता है, ठीक है जी, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट सही काम करता है तो इसमें एक नेचुरल डैम्पिंग प्रोसेस प्रोड्यूस होता है, और वो उस झटके को कम से कम कर देता है। तो डैम्पिंग इस तरह से हमारे काम भी आ सकती है। ये एक छोटा सा ग्राफ बताया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है
डिस्प्लेसमेंट जो है पहले के मुकाबले में कम हो जाती है। ठीक है जी। अब आप एक तो इस पैराग्राफ को देख लें जो अब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा पिक की हेडिंग में, डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसे हम कहते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसे जल्दी पढ़ लें और फिर हम इसका बाकी हिस्सा नेक्स्ट पेज से देखते हैं। कोई मसला हो तो जरूर बताइए। हो जाए तो लिख दीजिएगा डन। बस एक नीचे कंटिन्यू करो, मैं इसको ऊपर ला रहा हूँ, एक दो और डन आ जाए। वैसे आपके पास बुक भी होगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये जो गाड़ियों में लगता है उसे हम शॉक एब्जॉर्बर्स कहते हैं। तो नीचे तक पढ़ लीजिए। कंप्लीट कर लें तो आप लिख दीजिएगा फिनिश चैट बॉक्स में, फिनिश। कोई सवाल आए तो पूछ लीजिए। रायत में आप चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं तो वैसे ही बता दें, पढ़ लिया आपने कल जितना हमने पढ़ा वो सब? अच्छा, लिख दिया आपने, थैंक यू। ओके। पिछले चंद हफ्तों में हमने वेव मोशन के बारे में काफी चीजें पढ़ी थी। हमने एक ये वाला प्रोसेस पढ़ा था कि अगर हम एक पेंसिल को पानी में डिप करें और बाहर निकालें तो रिपल्स बनते हैं, और अगर इसके रास्ते में कोई कॉर्क हो तो वो अप एंड डाउन मोशन करता है, और हमने इसको ट्रांसवर्स वेव्स का नाम दिया था। हमने दूसरी मिसाल इस रस्सी की दी थी कि भैया अगर रस्सी एक सपोर्ट से जुड़ी हुई है और आप इसको एक जर्क देते हैं ऊपर की तरफ और फिर नीचे लाते हैं तो इसमें भी वेव प्रोड्यूस होती है। ऊपर वाले हिस्सों को हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले हिस्सों को हम ट्रफ कहते हैं। ये भी हमने देखा हुआ है। ये वाला भी हमने देखा हुआ है कि ट्रांसवर्स वेव्स हम स्लिंकी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्लिंकी बड़ी यूनिक सी चीज है। अगर हम इसको ऊपर नीचे मोशन करेंगे, इसमें जो चीज प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसवर्स होगी वेव्स, और अगर हम 3 या 4 इसके रंग्स को दबा देंगे और उसको खुले खुले देंगे तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन असल चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि वेव्स एक्चुअली एक ही काम करती हैं, और वो काम ये करती हैं कि वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। सो इस पैराग्राफ को आप रीड कीजिए, कोई मसला हो तो मुझे बताइए। वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। माइक खोल के पूछ लें या चैट बॉक्स में पूछ लें।
इस बार आप पूरा नीचे तक रीड कर लें तो लिखिएगा रीड, एक्चुअली हम उसको पढ़ेंगे रेड, READ। स्पेलिंग तो सेम है लेकिन मैं समझ जाऊंगा कि आपने पढ़ लिया है। नीचे तक पहुंच जाए तो चैट बॉक्स पे लिखिए रेड, READ। कोई सवाल पूछना है तो बोलिए। थैंक यू वासिक, थैंक यू माहम, थैंक यू रायत। एनजिया डन, ओके गुड। अब इसी को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है और आपको बता रहे हैं कि जब एक पानी का ड्रॉप जो है इस तरह से यहाँ गिरता है और रिपल्स बनते हैं तो ये जो कॉर्क है वो ऊपर नीचे मूव करने लगता है। हालांकि कॉर्क को किसी ने डायरेक्ट एनर्जी नहीं दी है, लेकिन जब ये पानी का ड्रॉप इसमें गिर रहा है और ये रिपल्स बन रहे हैं तो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, वो एक्चुअली अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही हैं और उसी एनर्जी की वजह से ये कॉर्क अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। ये पैराग्राफ पढ़िए, ये पैराग्राफ पढ़िए और इस तस्वीर पे गौर कीजिए। हो जाए तो मुझे लिखिए चैट बॉक्स में, डन। अच्छा, एक पैराग्राफ थोड़ा सा नीचे भी है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि हम इसको पूरे को एक साथ पढ़ सके। अब आप पूरा पढ़ लीजिए। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी हम खुद भी कर सकते हैं घर में। राज ने पढ़ लिया है, बाकी लोग बताएं। एनजिया डन, वेरी गुड। राम डन, वासिक डन, ओके लेट्स मूव। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। ये तो हमने पिछले हफ्ते अच्छे से पढ़ लिया था। अब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, हम इसे नाम देते हैं रिपल टैंक का। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं इसकी तस्वीर को काफ़ी बड़ा करता हूँ, फिर जब हम तस्वीर समझ लेंगे अच्छे से, स्ट्रक्चर इसका हमें समझ आ जाएगा तो फिर मैं फिर से इसको छोटा कर दूँगा। ठीक है। सो रिपल टैंक को बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होनी चाहिए। तो ये पूरी एक बड़ी सी ग्लास शीट है ट्रांसपेरेंट, और इसके अंदर हमने चारों तरफ
थोड़ी सी छोटी छोटी सी ट्रांसपेरेंट प्लस शीट से, ये प्लास्टिक, मोटर प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है। हमने इसको चारों तरफ से बाउंड्री दे दी है ताकि थोड़ा पानी इसमें जमा हो जाए। एक लैंप हमने ऊपर दिया हुआ है ताकि इसकी रोशनी इस पे पड़े। और ये बात याद रखिएगा कि जहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें इस लैंप के अलावा कमरे में कोई रोशनी नहीं होती है, डार्क रूम में किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई के जरिए हम जो है वेरियस छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ जो एक इंस्ट्रूमेंट दिखा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो इस शीट को अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मूव करा सकता है। और ये पैडल कहलाता है, ऑसिलेटिंग पैडल, और इसके जरिए वेव्स प्रोड्यूस होती है। इसे हम नाम देते हैं रिपल टैंक। अब हम आपके लिए ये कर रहे हैं कि इस तस्वीर को थोड़ा छोटा कर रहे हैं और फिर आप इसको देखकर मुझे बताएंगे कि रिपल टैंक की कहानी आपको कहाँ तक समझ आ रही है। फर्स्ट आप कोशिश कीजिए कि ये पैराग्राफ करते करते आप यहाँ तक आ जाएं, इलेक्ट्रिक बल्ब के पहले तक, इधर इस जगह। सही है, जब यहाँ तक पहुंच जाए तो मुझे बताइए, फिर हम वेरियस किस्म की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि रिपल टैंक के जरिए हम वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इस बार आपकी रीडिंग नीचे तक पहुंच जाए तो आप ओके लिखेंगे, तो आप पूरा पढ़ लें नीचे तक, लिखिए ओके। स्क्रीन से ना पढ़ पाए तो आपका बुक मौजूद है, उसमें से पढ़ लें। याद रखिएगा ओके लिखना है इस बार। कोई मसला हो तो पूछ लें। थैंक यू राज। ओके वासे। ओके एनजिया। महामोड्यूल से आगे बढ़े। ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब से लेके यहाँ तक जल्दी से पढ़ ले तो मैं नीचे ले जाता हूँ आपको।
पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जब इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो किस तरह से डार्क एंड ब्राइट लाइंस हमें नीचे नजर आती है। तस्वीर भी बनाई गई है। तो हम कह सकते हैं डार्क एंड ब्राइट लाइंस एक्चुअली हमारे ट्रफ्स एंड क्रेस्ट को बयान करते हैं। ठीक है, इसमें बताया क्रेस्ट ब्राइट होते हैं और जो आपके ट्रफ्स होते हैं वो डार्क होते हैं। आई होप आप यहाँ तक रीड कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको नीचे ला रहा हूँ। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि भैया वेव्स चलती हुई आ रही हैं और कोई बैरियर आप उस पर रखें तो जिस एंगल से वो वेव इससे टकराती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। यानी हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को भी सीख सकते हैं रिपल टैंक के जरिए। तो ये दो पैराग्राफ और ये दो तस्वीरें देख लें, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तस्वीरों के साथ एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए तो चैट बॉक्स में डन लिखिएगा। फिर आप देख सकते हैं इसके नीचे उन्होंने आपको रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन बताने की कोशिश की है। ठीक है, रिफ्रैक्शन बस स्टडी करने के लिए हम करते ये हैं कि जो हमारा पूरा रिपल टैंक होता है उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक को बना देते हैं हम थोड़ा सा शैलो और एक को हम बना देते हैं थोड़ा सा डीप। और उसके जरिए होता यह है कि जब वाटर वेव्स मूव करती हैं शैलो से डीप या डीप से शैलो की तरफ तो दे बिहेव एज इफ दे हैव चेंज्ड द मीडियम। और क्योंकि आपको पता है मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जैसे सॉरी बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है, जैसे यहाँ दिखाया बेंडिंग ऑफ वेव्स।